Hello everyone, this is Vipul Sharma. Welcomes you all on your YouTube channel Let's Explore. तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने NCERT क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 देखा था ज्योग्राफी का, जिसका कि नाम था मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली थी। उसके बाद एक और टॉपिक आगे आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो देखिए, मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पर किया गया है इन द सेंस नेचुरली, है ना। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग टाइप के जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। तो वो एक जनरल बस ये रीडिंग का टॉपिक है। ये देखिए ना, साउथ अमेरिका में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, अंटार्कटिका, एंड देन यूजेस ऑफ मिनरल्स आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं देखने वाले हैं, इट इज़ जस्ट फॉर अ रीडिंग पर्पस। यूजेस ऑफ मिनरल्स की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि कुछ मिनरल्स ज्वेलरी के काम में आते हैं, है ना। गोल्ड हो गया, तो गोल्ड से हम ज्वेलरीज बना सकते हैं। कॉपर यहाँ पर है, तो कॉपर जो होता है वो पाइप्स बनते हैं कॉपर के, ठीक है ना। तो जो वायर्स होते हैं हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकन, है ना, सिलिकन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सिलिकन का इस्तेमाल बेसिकली होता है जो भी चिप्स बनती है ना, खाने की चिप्स नहीं, जो कंप्यूटर में चिप्स लगती है, मोबाइल फ़ोन में चिप्स लगती है, उसके अंदर सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। मार्केट में, हमारे घरों में भी एल्यूमिनियम लगा हुआ होता है। इवन एरोप्लेन के अंदर भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि जो गाड़ियाँ बनती है उसमें भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम की वाटर बॉटल्स भी आती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम भी एक प्रकार का मिनरल है जो कई जगहों पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। आगे हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स यानी कि मिनरल्स को बचाया कैसे जाए। तो डेफिनेटली ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है मिनरल्स, और ख़त्म हो गए तो वापस से वही प्रॉब्लम कि फ्यूचर में लोग इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कंजर्व करना है तो यहाँ पर 3R होते हैं आपको, बेसिकली ये आप याद रखिए हमेशा के लिए, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को कंजर्व करना है तो 3R को हमें यूज़ करना है। क्या क्या हो गए? पहला हो गया रिसाइकल, है ना, यानी कि उसे वापस से बनाना, ठीक। उस देन रिड्यूस यानी कि कम से कम इस्तेमाल करना, जितना लगे उतना ही हमको इस्तेमाल करना है। और लास्ट है रीयूज़ यानी कि हम बार बार उसे अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को, है ना, तो हम बार बार उसे इस्तेमाल करें। ऐसा ना कि एक बार इस्तेमाल कर दिया और फेंक दिया। अगर दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें नया लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3R हम लोगों को जो है याद रखना है, ठीक है। तो ये मिनरल्स एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि 50% हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब अगला जो पार्ट है, यानी कि जो नेम था हमारा, है ना, पावर रिसोर्सेस। पावर, ठीक है, पावर यानी कि बल, क्षमता, ताकत, है ना। तो पावर रिसोर्सेस, ऐसे कौन से रिसोर्सेस हैं, है ना, जो हमारी पावर हैं। तो पावर रिसोर्सेज के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। आप लोग सुबह स्कूल के लिए तैयार होते हो, ठीक है ना। मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो अपने कमरे का फ़ैन बंद करते हो, है ना, या लाइट चालू करते हो, है ना। आप वॉशरूम में जाते हो, आप नहाने के लिए जाते हो, अगर ठंड का मौसम है तो आप गीज़र चालू करते हो, ठीक है। तो वो सब क्या है? वो एक पावर है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ पावर, है ना। उस पावर का आप इस्तेमाल करते हैं, है ना, बंद करके चालू करके विद द हेल्प ऑफ द बटन्स। ऑलराइट, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पावर समझने के लिए। अब हम बात करते हैं पावर का इस्तेमाल केवल घर में ही नहीं, बाहर भी बहुत जगह हो रहा है ना। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही है, एग्रीकल्चर के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, डिफेंस में, सभी जगह पर पावर का इस्तेमाल हो रहा है। तो पावर को यहाँ पर 2 टाइप में हमने डिवाइड करके रख दिया है, ठीक है। कौन से 2 टाइप? कन्वेंशनल पावर एंड नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। अब देखो, कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, नॉन कन्वेंशनल के बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? कन्वेंशनल हिंदी में बात करें तो पारंपरिक, यानी कि हम काफ़ी समय से जो इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं कई सालों से, 100, 200, 1000, है ना, उसे हम कहेंगे कन्वेंशनल सोर्सेस। यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम कई सालों से यूज़ कर रहे हैं हमारे जीवन शैली के अंदर, वो कन्वेंशनल सोर्सेस कहलाते हैं।
ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच वी हैव बीन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। देखो फायरवुड यानी कि, है ना, पहले क्या होता था ज़माने में, आप देखिए चूल्हा होता था घर में, है ना, वहाँ पर खाना बनता था और चूल्हे को जलाने के लिए लकड़ियों के टुकड़े इस्तेमाल किए जाते थे, है ना, जिससे कि उसमें आग लगाई जाती थी, देन वहाँ पर खाना बनता था। आज भी बहुत कम ऐसे गांव रह गए हैं क्योंकि आजकल हमारी गवर्नमेंट ने सभी जगह पर गैस सिलेंडर्स और गैस वगैरह की व्यवस्था कर दी है ना, जो कि काफ़ी अच्छा सोर्स है ना फायरवुड से। तो फायरवुड काफ़ी समय से इस्तेमाल हो रहा था। फॉसिल फ्यूल्स, है ना, यानी कि कोयला जो ज़मीन से निकलता है, पेट्रोलियम, है ना, ये सारी जो है फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए जो हम कई सालों से यूज़ कर रहे हैं। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया, पहला फायरवुड हो गया आपका, तो इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, है ना, गर्मी में तापने के लिए भी तो जला देते हैं। इन अवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम द फायरवुड। 50% एनर्जी, है ना, फायरवुड से ले रहे हैं। रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच वेयर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। अब दूसरा वर्ड क्या आ गया, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। तो प्लांट्स, एनिमल्स, उनके जो रिमेन्स होते हैं मरने के बाद में सड़ जाते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर जब लाखों साल हो जाते हैं, है ना, तो वो ज़मीन के अंदर जो हीट होती है और प्रेशर जो उन सब चीज़ों के ऊपर लगता है, तो वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में हम कोयले को फॉसिल फ्यूल बोल सकते हैं, कोल, ठीक है ना, हम पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको अपन एक एक करके देख लेते हैं। आपको यहाँ पर कुछ कंपैरिजंस दिख रहे हैं, ये कंपैरिजंस आपको समझ में आ जाएंगे जब मैं आपको ये पैराग्राफ में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कोल, ठीक है ना। अब कोल इज द मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। अबेंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अमाउंट में कोल हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है ना। इट इज़ ए डोमेस्टिक फ्यूल, है ना, यानी कि घरों में भी इस्तेमाल किया जाता था। इन इंडस्ट्री सच एस आयरन एंड स्टील स्टीम इंजन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोयले का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग टाइप से बनाई जाती है। अगर कोयले से बन रही है तो थर्मल पावर, है ना, उसे हम थर्मल पावर बोलेंगे, यानी कि थर्मल एनर्जी, ठीक है। द कोल विच आर यूजिंग टुडे वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जैसा कि मैंने बताया, है ना, ज़मीन के अंदर पेड़ पौधे, एनिमल्स, ठीक है ना, जो मर जाते हैं, डेड प्लांट्स, वो सारे लाखों साल के बाद में फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कोयला बनता है, पेट्रोलियम बनता है, ठीक है ना। तो ये जो कोल होता है, इसलिए कोल को हम क्या कहते हैं, हम बरीड सनशाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बरीड सनशाइन। ये नेम्स आपको याद रखना है ना। अगर आपसे पूछ लिया कि बरीड सनशाइन किसको बोलते, तो यू शुड नो कोल, कोयला, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे यूएसए, चाइना, जर्मनी, यहाँ पर ये सब जगह पे कोल जो है पाया जाता है। लेकिन हमको ध्यान रखना है हमारे इंडिया में ना, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का पता होना चाहिए, ठीक। रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड, कुल मिला के स्टेट याद रख लो। एक आध अगर इस नाम याद रख सकते हो आप शहर का, जैसे कि धनबाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो झारखंड के अंदर इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कोल की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की, है ना। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है, ज़मीन के अंदर होता है, फॉसिल फ्यूल है ये भी एक प्रकार का। इसको निकालने के लिए हमें ज़मीन में खुदाई करनी पड़ेगी, ड्रिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है पेट्रोलियम निकलता है। ये देखिए किस तरीके का है ना, ये गंदा सा दिख रहा होगा आपको। ये पेट्रोल जो अपन भरवाते हैं पेट्रोल पंप से, आपको क्या लगता है वैसा का वैसा निकल जाता है ज़मीन से? नहीं, ठीक है, क्रूड ऑयल के फॉर्म में निकलता है ये, ठीक है ना। और उसके अंदर से फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रहता है। फिर समुद्रों के बीच से निकाला जाता है ना, समुद्र के अंदर से भी जो है मशीन्स लगाई जाती है और अंदर ड्रिलिंग की जाती है। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज, है ना। ये रिफाइनरीज मतलब यही, इसको फिर प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म में आता है, फिर इसको अलग अलग इनसे चीज़ें निकाली जाती है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स, है ना। ये सब प्रोडक्ट का ही के हैं, क्रूड ऑयल के। ये तो ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से ये सारी चीज़ें निकलती है, रिफाइनरीज में भेजा जाता है क्रूड ऑयल को, और वहाँ से इसके अंदर, जैसे कि दूध होता है ना, गाय से या भैंस से आपने दूध ले लिया, फिर दूध से आप कितनी चीज़ें बना सकते हो, है ना। आप छाछ बना सकते हो, दही बनाते हो, मावा बनाते हो, मिठाई बनाते हो, चाय बनाते हो, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स।
वैसे ही क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल एक क्रूड ऑयल है, उससे आपने 50 चीज़ें निकाल दी, ठीक है। तो पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड। आ गई बात समझ में? जैसे कि अभी कोल को अपन ने क्या कहा था? बरीड सनशाइन कहा था ना, कोल को बरीड सनशाइन कहा था, याद रखना है। पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ये देखो, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, ये कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, लेकिन हम तो भैया इंडिया वाले हैं, तो इंडिया का याद रखेंगे, ठीक है। क्या है इंडिया में? दिग्बोई इन आसाम पहला हो गया, बॉम्बे हाई इन मुंबई, बॉम्बे के अंदर ही होता है ना, और कृष्णा डेल्टा और गोदावरी रिवर, ये 3-4 ही हैं, याद कर लो, रट लो। आसाम के अंदर दिग्बोई, बॉम्बे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, बॉम्बे हाई, ठीक है ना, और कृष्णा रिवर के डेल्टाज में और गोदावरी रिवर के डेल्टाज में ये पेट्रोलियम हम लोग जो है निकालते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया का तो एटलीस्ट याद कर ही लोगे। जिस तरीके से कोल कहाँ से निकाल रहे थे? झारखंड से, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, नेचुरल गैस। अब देखिए, आजकल गैसेस वाला सिस्टम हो गया है, आप देखते हैं गाड़ियों के अंदर सिलेंडर लगा देते हैं, सीएनजी सिलेंडर, है ना। चलो सीएनजी की बात निकली होती है, फुल फॉर्म भी देख लो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म, ठीक है ना। सीएनजी से चलने वाली गाड़ियाँ आ गई है आजकल, है ना, ताकि पेट्रोल और डीजल की बचत हो सके, है ना। कहीं ना कहीं देखो, किसी एक रिसोर्स को अपने को बचाना है तो दूसरे नई नई चीज़ें खोजनी पड़ेगी। आजकल इलेक्ट्रिक से चलने वाली भी गाड़ियाँ आ गई है ना, क्योंकि हमको पता है पेट्रोलियम, डीजल, ये सारे जो है एक समय के बाद 100 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमको निकालनी पड़ रही है ना। चलिए और इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन विथ पेट्रोलियम डिपोजिट इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फूड, ठीक है ना। नेचुरल गैस भी जमीन के अंदर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बर्निंग दिस फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉज फॉर कंसर्न। Unchecked burning of fossil fuel is like unchecked dripping tap which will eventually run dry, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये बता रहा है एक अलार्मिंग रेट है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स दिन पे दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। और अगर ख़त्म हो रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं इनको बचाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेचुरल गैसेस देख लिया, और लास्ट अब हमारा जो है वो है हाइडल पावर, ठीक है ना। हाइडल पावर यानी कि ऐसी एनर्जी जो काई से बन रही है? पानी से बन रही है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हाइडल पावर के अंदर वाटर रिजर्वायर है, पानी भरा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना। बहुत सारा पानी भरा हुआ है, पानी को इकट्ठा किया जाता है, रिजर्वायर बनाया जाता है, और ग्रेट हाइट से, बहुत ऊंचाई से उसे नीचे धकेला जाता है। अब नीचे जब आता है तो इस टरबाइन से टकराता है, और ये टरबाइन जो होता है ये क्या घूमने लगता है। इस टरबाइन से कनेक्टेड होता है जनरेटर, ठीक है ना। इससे जनरेटर चार्ज होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट से गिराते हैं। फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप इनसाइड द डैम और टरबाइन ब्लेड प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ डैम। टरबाइन रखे हुए थे, नीचे ब्लेड्स घूमती हैं, ठीक है ना, डैम के बॉटम में, जो किससे? जनरेटर से कनेक्टेड होता है ना। जनरेटर से कनेक्टेड होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देता है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, याद रखना है। पानी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, अंडरस्टूड। नाउ दुनिया की 1/4 ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर, यानी कि 25% दुनिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे बन रही है? पानी से बन रही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन काम करता है इस पे? पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना एक्सेट्रा, ठीक है। हम तो इंडिया वाले हैं तो इंडिया का ध्यान रखेंगे। इंडिया में कहाँ का काम हो रहा है? भाखरा नंगल डैम, गांधी सागर डैम, नागर अर्जुन सागर डैम और दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जहाँ पर हाइडल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए नीचे ये आ गया नॉन कन्वेंशनल, तो नॉन कन्वेंशनल अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी समझ में आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को केवल देखो मत, सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, और थोड़ा दोस्तों को भी भेज दो, है ना, दूसरों का भी भला हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच।